2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, पूरा इंडिया अलायंस हार चुका है, मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। मगर इतनी सारी पार्टीज मिलके एक आदमी को हरा क्यों नहीं पाई? ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर है, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो को हमने 4 पॉइंट्स में स्प्लिट किया हुआ है: आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, लेस अंडरस्टैंडिंग, वीक लीडरशिप और डेवलपमेंट। वीडियो के एंड तक रुकना, आपको रियलाइजेशन होगा कांग्रेस पार्टी ने खुद को किस तरह से डिमोलिश किया है और खुद ने ही खुद के पैरों पर किस किस तरह से कुल्हाड़ियां मारी हैं। नंबर 1, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। बेसिकली राहुल गांधी और पूरा अपोजिशन कब बीजेपी को अपोज करते करते मोदी सेंट्रिक हो गया, ये उनको खुद को पता नहीं पड़ा, और मोदी सेंट्रिक होने के बाद बीजेपी ने उसे किस तरह से एंटी नेशनल रिफ्लेक्ट कर दिया, ये भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जब राम मंदिर का इन्विटेशन आया था, पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर नहीं गई। जो लोग कांग्रेस पार्टी से गए थे उन्होंने निकाल दिया अपनी पार्टी से। कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी थी बीजेपी के खिलाफ, तो इसे बीजेपी अपोजिशन होना था या फिर इसे राम जी के अपोजिट में जाना था। आज आप देश का माहौल देखो, कांग्रेस लीडर्स के सामने अगर आप जय श्री राम बोलते हो तो वो उसका रिप्लाई तक ठीक तरह से नहीं करते हैं। इसी चीज़ का सबसे अच्छा फायदा बीजेपी ने उठाया है। पूरे मैसेज को इस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है कि कोई भी टीका लगाने वाला या जय श्री राम बोलने वाला वो बीजेपी की आइडियोलॉजी से ही बिलोंग करता है। इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को पोर्ट्रे कर दिया है और कांग्रेस इसे डिफेंड भी नहीं कर पाई। कांग्रेस के खुद के नेताओं में आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की भी बहुत ज़्यादा कमी है। एक तरफ तो ये बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, दूसरी तरफ ये खुद सॉफ्ट हिंदुत्व को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कभी कभी। इससे वोटर्स और कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं और इन्विटेशन मिलने पर राम मंदिर नहीं जाते हैं, तो आप वोटर्स को मिक्स सिग्नल क्यों दे रहे हो? नंबर 2, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कभी भारत का मेन पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहा है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल ज़रूर है, मगर ये एक लिटरल फैक्ट भी है और ये बात कांग्रेस भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। शायद इसीलिए कांग्रेस का स्कोर कार्ड हमेशा डेवलपमेंट के नाम पे खराब ही रहता है। बीजेपी जिस अब की बार 400 पार के मुद्दे को उठा करके पूरा चुनाव लड़ रही थी, क्या इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी को 415 सीट्स नहीं दी थी? क्या सेंटीमेंट के नाम पे कांग्रेस को वोट नहीं मिला था? और देश की सबसे बड़ी जीत अब तक राजीव गांधी ने हासिल की थी। हालांकि उसके बाद बोफोर्स घोटाले में जैसे ही उनका नाम आया, नेक्स्ट टाइम उन्हें पीएम की कुर्सी से ही हटा दिया देश वालों ने। और अब कांग्रेस पूरे टाइम डेवलपमेंट की बात करती है, तो देश वाले डेवलपमेंट के नाम पे कांग्रेस को क्यों चुने? क्योंकि आपने तो खुद ने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया था डेवलपमेंट के नाम पर। आपने कौन सा ऐसा इम्पैक्टफुल डेवलपमेंट दिया था? एक्सेप्शनली मान भी लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी विकास को अपना एक एजेंडा बना के चल रही है, तो यूपी एक अकेला स्टेट 3 ट्रिलियन के लिए फाइट कर रहा है, जो भारत की पूरी इकोनॉमी के बराबर है ऑलमोस्ट। और यूपी को आपने डेवलपमेंट के नाम पे क्या दिया था? जहां मैं एमपी में रहता हूं, वहां पर मैंने कांग्रेस की सरकार देखी है। दीपावली वाले दिन 8-8, 10-10 घंटे की कटौती हुआ करती थी। रोड के नाम पर हमने सिर्फ गड्ढे देखे। 150 किलोमीटर मेरा दूर गाँव है यहाँ से, मुझे जाने में 5-5 घंटे लग जाते थे। तो क्या दिया था आपने हमें डेवलपमेंट के नाम पर? कुल मिला के आज का वोटर पूरी तरह से अवेयर हो चुका है। सोशल मीडिया और सबके थ्रू उसे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप इमोशंस का नाटक दिखा के बहला फुसला नहीं सकते आपके वोटर्स को। नंबर 3, लेस अंडरस्टैंडिंग। स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव लड़ती हैं अमेठी से, जो कि राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है। वहां से वो चुनाव हार जाती है, जिसका खूब मजाक कांग्रेस के द्वारा बनाया जाता है। वो महिला वहां पे जाती है और पूरे टाइम मेहनत करती है। 5 साल वो अपना पूरा डेडिकेटेडली देती है और उसके बाद 2019 का चुनाव आता है। फिर से वो उसी जगह से चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ लड़ती हैं और राहुल गांधी को चुनाव में हरा देती हैं। इन दोनों सेशन के दौरान राहुल गांधी मात्र 5 बार अमेठी जाते हैं, और 5 बार भी शायद ज़्यादा बोल दिया, और भी कम ही टाइम अमेठी जाते हैं। 2024 में ऐसी स्थिति खड़ी कर देती है स्मृति ईरानी, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। अब जरा आप सोच कर देखिए क्या विजन होगा इनका। आरएसएस का ग्राउंड एज हमेशा बीजेपी को मिलता है, ये बात सारी दुनिया को पता है और कांग्रेस को भी पता है। आपने उसके खिलाफ में कौन सा विंग खड़ा किया हुआ है जो आरएसएस को काउंटर कर सकता है? कोई भी नहीं। एनएसयूआई के खिलाफ में बीजेपी ने ऑलरेडी एबीवीपी खड़ा किया हुआ है। आप एनएसयूआई को ही ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। वहाँ से आप उन लोगों को चुनते हो जो देश के बारे में टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसे नारों में साथ देते हैं। देश आपको क्यों चुनेगा? आपको देश की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पता, आपको देश का फ्लो ही नहीं पता। जब आप देश के लोगों के साथ ज़मीनी स्तर पर कनेक्ट ही नहीं करोगे, तो आप देश की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? आप हमेशा एक ही एक बात करते रहोगे, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। भाई ट्विटर पे मुझे क्या लेना देना? मेरे घर पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर में सीवेज लाइन की प्रॉब्लम है, मेरी कॉलोनी में किसी और टाइप की प्रॉब्लम चल रही है, चोरी चकारी चल रही है। और भारत की बहुत बड़ी आबादी ट्विटर नहीं चलाती। वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सब जानते हैं उनके बारे में, वो ज़मीनी स्तर की चीज़ भी जानते हैं और पॉलिटिक्स भी अच्छे से जानते हैं। और अगर आप जानते होते तो शायद आज इतनी बुरी स्थिति नहीं खड़ी होती कांग्रेस के लिए। नंबर 4, वीक लीडरशिप। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। योगी आदित्यनाथ 1998 से लेकर 2017 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 2 बार यूपी के सीएम रहे, और आप हमेशा उन्हें किस चीज़ से जोड़ कर देखना चाहते हो कि वो भगवा कपड़ा पहनते हैं और वो केवल हिंदू की राजनीति करते हैं। रोड बन रहा है, पानी जा रहा है, बिजली जा रही है, ये सब क्या सिर्फ हिंदू के घर जा रही है?
दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अमित शाह। आपके पास है कोई काउंटर अमित शाह का? वो चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के। तीसरा, नरेंद्र मोदी 20 साल गुजरात के सीएम रहे, 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे, फिर से वो देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। अब आप मुझे बताओ, ये तीनों ही लीडर अपनी लाइफ में कोई चुनाव ही नहीं आ रहे, इनके काउंटर में आप प्रियंका गांधी को लाके खड़ा कर रहे हो और वोट आप इस बेसिस पे मांग रहे हो कि उनके नाक नक्शे इंदिरा गांधी की तरह लगते हैं। आर यू सीरियस? यही अब ऑपोजिशन की पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअलिटी रह गई है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस के पास काउंटर के लिए कोई अच्छे लीडर्स नहीं है या नहीं थे, मगर आपने उनका यूटिलाइजेशन ही ठीक तरह से नहीं करा। आज आपका शहजाद पूनावाला आपके घर में बैठ के आपको काउंटर कर रहा है हर डे। आपके प्रमोद कृष्णन जो कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में चले गए, आपने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। गौरव वल्लभ जिनकी आपने सुनना ही बंद कर दी थी पूरी तरह से, उन्होंने पार्टी छोड़ के वो दूसरी जगह आ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कितना बड़ा नाम थे कांग्रेस का, उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये सब क्या है? और ऐसे एक से बढ़ के एक नाम है जो आपकी पार्टी हर रोज छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप में कमी है ना, कि आप इनको यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पा रहे ठीक से। तो ये थे कुछ 4 पॉइंट जिस कारण कांग्रेस फिर से हार गई है चुनाव। हालांकि कांग्रेस या कोई भी ऑपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूलिंग पार्टी से काम करवाने के लिए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।